एफएम पर आप सभी दोस्तों का मैं मनदीप आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के आज हम पहुंच गए हैं 45वें एपिसोड में। आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। और जो लोग नए जुड़े हैं वो अपने गांव और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग कहां से हमारी कहानी को सुनते हैं। और जो लोग भी दिल्ली से हैं वो प्लीज़ आज कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि दिल्ली से कौन कौन है, क्योंकि मैं जल्द ही आप लोगों से दिल्ली मिलने आऊँगा। तो आज दिल्ली के जितने भी लोग हैं वो जल्दी से कमेंट में अपने नाम और अपने स्थान के साथ ज़रूर से ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। उसके बाद हम लोग एक सबको मिलाकर एक मीटिंग रखेंगे और हम लोग दिल्ली मिलेंगे और सब लोग दिल्ली वाले एक दिन दिल्ली में एंजॉय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर बताना कि दिल्ली से कौन कौन है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर ने कियारा को बचाने के लिए टाइगर किंग, पैंथर किंग और रेड किंग तीनों को मार दिया था। उसके बाद कियारा के साथ वो मेहरा परिवार में गया और मेहरा परिवार के हेड विक्रम मेहरा के साथ ईशान और ऋषिका को भी मार दिया। तभी वहां पर कियारा बेहोश हो गई और वो उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। एक लड़की उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वो लड़की थी कौन? जब समर कियारा को गोद में लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े थे। उसके सामने एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इंडिया में दो जगह ऐसे थी जहां बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं, एक रेलवे स्टेशन और दूसरा हॉस्पिटल। कियारा के पीले रंग को देखकर समर की आंखें पछतावे से भर गई। उसने ऊपर देखा और वहां पर लाइन में लगा तो कम से कम कुछ घंटे लग जाएंगे। वो इंतजार कर सकता था लेकिन कियारा का नहीं। तभी सूट पहने एक युवक ने डॉक्टर के पास आए और उस डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था। वो डॉक्टर एक अधेड़ उम्र का था, लगभग 50 साल का लग रहा था। वो मेडिसिन जर्नल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था। उन युवकों को देखकर डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने पूछा, यंग मास्टर विवेक, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम था तो मुझे बता देते। विवेक ने हल्की सी मुस्कान के साथ डॉक्टर की बात का जवाब दिया। ओ, मुझे सर्दी लग गई है, क्या आप मेरी जांच कर सकते हैं? डॉक्टर ने प्रसन्नता भरे भाव से कहा। ठीक है, मैं पहले आपका चेकअप कर लेता हूँ। विवेक हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा था, इसलिए डॉक्टर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे प्रमोशन भी इससे जल्दी मिल जाता। किसी को लाइन में आगे निकलता देख समर कियारा को गोद में लिए हुए और डॉक्टर की ओर बढ़ने लगा। जोर से बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। प्लीज थोड़ा ग्लूकोज और न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब कर दीजिए। उसे आईवी ड्रिप भी लगा दीजिए प्लीज। समर को अपने कैबिन में आता हुआ देखकर उस डॉक्टर के माथे के बल पड़ गई। उसने तुरंत उसे लाइन में लगने के लिए कहा, बाहर निकलो, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? जाकर लाइन में लग जाओ। समर का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, ये आदमी भी तो लाइन में लगा है नहीं? तुम इसका इलाज कैसे कर रहे हो और मुझे लाइन में लगने के लिए कह रहे हो? ऐसा क्यों है? डॉक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम्म हमारे हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, तो मैं लगता है कि तुम इनसे अपनी तुलना कर सकते हो। जल्दी करो और बाहर निकलो यहां से। ये कहते हुए समर को बाहर निकालने लगा। समर ने उस डॉक्टर को घूरते हुए कहा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, मेरी पत्नी के लिए तुरंत ग्लूकोज और न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब कर दीजिए। समर का चेहरा बड़ा उदास हो गया था। वो डॉक्टर की तरफ गुस्से भरी आंखों से देख रहा था। वो जानता था कि डॉक्टर उसे इग्नोर कर रहा है और जानबूझकर उसे शर्मिंदा भी कर रहा है। समर की राक्षसी निगाहों को देखकर डॉक्टर ने मजाक भरे लहजे में कहा, अगर मैं ना लिखूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे मारोगे? जब दोनों बहस कर रहे थे तभी सफेद नर्स का गाउन पहने एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आई। नर्स ने अपना मुंह खोला और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग किस बारे में बहस कर रहे हो? नर्स की वर्दी में इस महिला को देखकर डॉक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने सम्मान पूर्वक कहा, मोनिशा, तुम यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? उसके सामने खड़ी लड़की साधारण नहीं थी। उसका नाम मोनिशा था। हालांकि वो सिर्फ एक नर्स थी, लेकिन वो हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट की बेटी थी। उसने अभी अभी ग्रेजुएशन की थी और हॉस्पिटल में नर्सिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर रही थी। मोनिशा को देखते ही विवेक का चेहरा खुशी से भर गया। वो उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, हे मोनिशा,
बहुत समय बाद दिखी हो। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। वो मोनिशा को पसंद करता था और वो लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था। उन दोनों की पोजीशन भी एक सा मेल खाती थी। एक वाइस प्रेसिडेंट का बेटा तो दूसरा प्रेसिडेंट की बेटी। विवेक ने पहले ही सब सोच लिया था। अगर वो प्रेसिडेंट के बेटे से शादी करने में कामयाब हो गया तो प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद उसके अगले प्रेसिडेंट बनने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा मोनिशा भी बेहद खूबसूरत थी, जिसके लिए कोई भी लड़का कुछ भी कर सकता था। विवेक की बातें सुनकर मोनिशा की भौहें सिकुड़ गई। उसकी आंखों में असंतोष की झलक थी। उसके हिसाब से लड़का हमेशा उसे परेशान करता रहता था, इसलिए वो हमेशा से उससे नाराज रहती थी। तभी अचानक मोनिशा की नजर समर पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अलग सा चमक आ गया। मोनिशा को अच्छी तरह याद था कि कुछ दिन पहले जब वो रेड वाइन बैंकेट में शामिल हुई थी तो उसने समर को देखा था। उस समय फ्रांस का फेमस बिजनेसमैन बर्नार्ड और डेनमार्क के शाही परिवार का मेंबर बैरन स्मिथ भी दोनों ने समर का बहुत सम्मान किया था, यहाँ तक कि उसके सामने झुके भी थे। बेशक समर की रेपुटेशन अच्छी थी, मोनिका उसके मेडिकल स्किल्स का भी सम्मान करती थी, लेकिन इतना स्किल्ड डॉक्टर होने के बावजूद वो हॉस्पिटल में क्या करने आया था? मोनिशा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और उसे थोड़ा संदेह भी हो रहा था। मोनिशा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समर ने हैरान होते हुए पूछा, तुम ओ क्योंकि वो भूल ही गया था कि लड़की कौन थी, लेकिन उसे जरूर लग रहा था कि वो लड़की कहीं ना कहीं तो मिली होगी। समर के हाव भाव देखकर मोनिशा को भी एहसास हो गया कि वो उसे भूल गया है। इससे वो मन ही मन बेचैन हो रही थी। हालांकि उसने अपनी बेचैनी चेहरे पर शो नहीं होने दी। वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़के उसके पीछा करते थे और उसको ढूंढते रहते थे। कई लोग उसे दोस्ती करने की कोशिश करते, लेकिन ये लड़का तो उसे का अस्तित्व ही भूल गया था। मोनिशा ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, मेरा नाम मोनिशा है। हम रेड वाइन बैंकेट में मिले थे जब पायल बेहोश हो गई थी। समर ने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, ओह माफ कीजिएगा, अभी मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाया। तुम सिटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट दिलीप सेठी की बेटी हो ना? उस समय तुम ही थी जिन्होंने पायल को बचाने की कोशिश की थी। उसकी बात सुनकर मोनिशा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसके मन ही मन में उसने कहा, तुम्हें याद आ गया मैं कौन हूं। जाहिर है जब उसने देखा कि उसके सामने वाले लड़के को उसके बारे में कुछ याद था तो वो खुश हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए समर से पूछा, समर, क्या तुम किसी काम से हॉस्पिटल आए थे? समर ने बगल में बैठे डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी पत्नी भूख से मारे कमजोर होकर बेहोश हो गई और मैं उसे ग्लूकोज और न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स प्रिस्क्राइब करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ बैठा बूढ़ा डॉक्टर मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। समर की बातें सुनकर मोनिशा का चेहरा बदल गया। उसने डॉक्टर से धीरे से पूछा, आप उसकी पत्नी को न्यूट्रिशनल फ्लूइड्स क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और घबरा कर कहा, मिस मोनिशा, वो लाइन में नहीं लगा। इलाज के लिए लाइन में तो लगना ही पड़ता है। मोनिशा ने ठंडे चेहरे से विवेक की ओर इशारा किया और पूछा, ये विवेक भी तो लाइन में नहीं लगा, फिर आप उसका इलाज ऐसे क्यों कर रहे हैं? उसने पहले भी इस डॉक्टर के करप्ट मेडिकल एथिक्स के बारे में सुना था। रिश्वत लेने और लोगों की चापलूसी करने के कारण उसे मरीजों से कई शिकायतें मिली थी। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के कारण वो अब तक आराम से जीवन जी रहा था। डॉक्टर ने मुंह खोला ये, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जाहिर है वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि विवेक वाइस प्रेसिडेंट का बेटा था और इसीलिए वो पहले उसका इलाज करके उसकी खुशामद करना चाहता था। डॉक्टर चुप रहा, जिससे साबित हो गया कि जो समर ने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। मोनिशा ने ठंडी खर्राटे भरी आवाज में कहा, आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। ये कहते हुए उसने डॉक्टर को असंतुष्ट नजर से देखा और इसके बाद मोनिशा समर के सामने आकर बोली, समर, चलो मैं खुद तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ न्यूट्रिशन फ्लूइड्स लाती हूँ और ड्रिप भी लगा देती हूँ। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। और ये कहते हुए उसने कियारा को गोद में उठाया, मोनिशा के पीछे चल पड़ा। आसपास के सभी लोगों के चेहरे पर आश्चर्य आ गया था, आंखों में जलन हो रही थी।
वो मन ही मन समर के बारे में यही सोच रहे थे। ये लड़का जरूर कोई बड़ा आदमी है, तभी तो प्रेसिडेंट की बेटी खुद उसकी पत्नी की सेवा कर रही है। वहीं उस चश्मे वाले डॉक्टर का चेहरा भी पीला पड़ गया था। अगर उन्हें पहले पता होता समर और मोनिशा एक दूसरे को जानते हैं, तो जरूर उसकी पत्नी का इलाज पहले करता। मोनिशा समर को वीआईपी डबल वार्ड नंबर 3 में ले गई। ये एक आलीशान वार्ड था, जिसमें एलसीडी टीवी और बाथरूम भी था। वो पहले समर के लिए एक वीआईपी सिंगल रूम की व्यवस्था करना चाहती थी, लेकिन सिंगल रूम पहले से ही और भी मरीजों के लिए बुक था। हालांकि मोनिशा हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट की बेटी थी, लेकिन वो उन मरीजों को जबरदस्ती बाहर तो नहीं निकाल सकती थी। मोनिशा को समर को वीआईपी डबल वार्ड नंबर 3 में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बेशक ये कमरा हॉस्पिटल के सबसे अच्छे कमरों में से था, और यह आमतौर पर केवल रिटायर्ड एम्प्लॉय और हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स के लिए ही अलाउ किया जाता था, इसलिए यहाँ आम आदमी तो एडमिट हो ही नहीं सकता था। समर को मोनिशा की एक अच्छी लड़की लगी। न सिर्फ उसका चेहरा अच्छा था, बल्कि वो फेस राइडर भी बनना जानती थी। उसने उसके लिए वार्ड भी खुद ही तैयार किया, और उस समय वार्ड नंबर 3 कमरे में एक अधेड़ उम्र की महिला दूसरे बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो लगभग 40 साल की थी, जो देखने में अमीर लग रही थी और आलीशान कपड़े भी पहने हुए थे। समर को अंदर आते हुए देखकर उस महिला के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छा गई। वो अभी अभी इस वार्ड में आई थी, वीआईपी सिंगल्स रूम में रहना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल ने उसे बताया कि सिर्फ वीआईपी डबल रूम ही बचा है। उसने नर्स से पहले ही कह दिया था कि वो अकेला रहना चाहती है, इसलिए वो दूसरे लोगों को यहाँ कैसे भेज सकते थे। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था। तभी समर ने मुस्कुराते हुए मोनिशा से कहा, थैंक यू मोनिशा। मोनिशा ने जो उसकी हेल्प की थी, वो उसके लिए बहुत आभारी था। फिर समर ने कियारा को बिस्तर पर लेटाया और अपनी किट निकाल ली और सिर पर एक्यूपेंचर और मोक्सी बस्टन लगाया, और जिससे उसकी नसें उत्तेजित हो गई। थोड़ी देर में कियारा नींद से जाग गई। हालांकि वो जाग रही थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। समर का एक्यूपेंचर उसे जगा सकता था, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं कर सकता था। तब तक मोनिशा रूम में न्यूट्रिशन की 2 बोतलें ले आई और समर के पास वापस आते हुए बोली, मिस्टर समर, मैं ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स का घोल लेकर आई हूं, मैं इनको दे देती हूँ। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आओ लगा दो। ये कहते हुए उसने अपनी सुई निकाली और एक तरफ हट गया। मोनिशा ने कॉटन स्लैब से कियारा की कलाई साफ की और उसकी नस में एक सुई लगा दी। टिक टिक की न्यूट्रिएंट्स कियारा के इंजेक्शन ट्यूब के द्वारा वो अंदर जाने लगे। तभी समर ने कियारा को पानी पिलाने के लिए वहां साइड टेबल पर रखा टी पॉट उठाया। वो ग्लास में पानी डालने ही वाला था कि उसने देखा कि कियारा के होठ फट गए थे। उसको टी स्पॉट उठाते ही दूसरे बिस्तर पर लेटी अधेड़ी उम्र की महिला थी, वो नाराज हो गई। उसने ठंडे स्वर में समर से पूछा, ए लड़के, तुम्हें यह टी पॉट उठाने की इजाजत किसने दी? उस महिला की बातें सुनकर समर दुखी हो गया। उसने हल्के से कहा, ये टी पॉट हॉस्पिटल की है, आपकी नहीं। मैं इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब देते हुए कहा, ये मेरे लिए तैयार की गई है। मुझे बैक्टीरिया से डर लगता है, इसलिए मुझे दूसरों के साथ टी स्पॉट शेयर करना पसंद नहीं। जब से समर कमरे में आया था, उस महिला को तब से ही असहजता महसूस हो रही थी। अब जब वो बिना पूछे टी स्पॉट इस्तेमाल कर रहा था, तो उसे शिकायत करने का एक्सक्यूज मिल गया। तभी मोनिशा बीच में आई और बोली, मिसेस शोभा, ये टी पॉट पब्लिक इक्विपमेंट है। इसका इस्तेमाल सभी मरीजों को पानी पिलाने के लिए किया जाता है, इसलिए ये भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीआईपी वार्ड में रहने वाले लोग आमतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, और यह महिला एक रेपुटेड लेडी थी। इंदौर शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक शर्मा परिवार की मेंबर होने की वजह से मोनिशा ने उसे पहली नजर में पहचान लिया था। मिसेस शोभा ने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हें बता दूं मोनिशा, अगर आज तुम्हारे पापा दिलीप शेट्टी भी यहाँ होते, तो भी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे ऐसे बात कर सके। ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट बिल्डिंग मेरे कंट्रीब्यूशन से बनी है, और अब जब मुझे ही पर्सनल टी पोर्ट चाहिए, तो तुम लोग ये भी नहीं दे सकते मुझे। जब सिटी हॉस्पिटल की इन पेशेंट डिपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही थी,
तब फंड्स की कमी हो गई थी और आखिरकार उन्होंने शर्मा परिवार के कंट्रीब्यूशन से काम पूरा किया। इसलिए उसे लग रहा था कि वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे सकती है। मोनिशा ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मिस शोभा, मैं आपके दिए हुए कंट्रीब्यूशन की सराहना करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टी पोट पर जबरदस्ती कब्जा कर लें। हालांकि मिसेस शोभा के पास एक विशिष्ट पद था, फिर भी मोनिशा उससे नहीं डरती थी। मिसेस शोभा ने भी एक कड़क आवाज में कहा, मोनिशा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। माना कि तुम्हारे पापा प्रेसिडेंट हैं, लेकिन यह मत भूलो कि उसको यहां से निकलवा भी सकती हूँ। इंदौर के मेडिकल डायरेक्टर के साथ शर्मा परिवार के अच्छे कनेक्शन थे, जो सभी हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल्स का सुपरवाइजर था। इसलिए वो कभी भी मेडिकल लाइन में किसी को बर्बाद कर सकते थे। तभी समर मुस्कुराया और उसने मोनिशा से कहा, मोनिशा, छोड़ो ना, ऐसे पागल कुत्ते भौंकते ही रहते हैं, तुम उनकी परवाह क्यों करती हो। समर की बात सुनकर मिसेस शोभा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जोर से समर पर चिल्लाते हुए कहा, हे लड़के, तुम पागल कुत्ता किसे कह रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूं? समर ने उसकी बात को फिर से इग्नोर करते हुए उसको डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है। एक भी वाक्य बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। कियारा को आराम चाहिए था और ये औरत कब से बोले ही जा रही थी, इसलिए समर को गुस्सा आ रहा था। समर की तीखी नजरों को देखते ही मिसेस शोभा डर गई। वो उसके बाद कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उन्हें अचानक उसकी तरफ से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जिससे वो डर गई थी। हालांकि अंदर ही अंदर वो अभी भी गुस्से में ही थी। मिसेस शोभा तो उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन अपना उसने मोबाइल निकाला और चुपके से अपने बेटे को मैसेज किया, ताकि वो उससे बदला ले सके। क्योंकि मिसेस शोभा ने और कुछ नहीं कहा तो समर वापस अपने काम पर लग गया। उसने कियारा के लिए एक गिलास पानी डाला, उसे ध्यान से पिलाने लगा। समर कियारा की इतनी अच्छी तरह देखभाल करते देखकर मोनिशा को थोड़ी जलन हो रही थी। वही न्यूट्रिएंट्स शरीर में जाते ही कियारा का चेहरा भी थोड़ा फिर से लाल हो रहा था और वो अच्छा भी फील कर पा रही थी। जब समर कियारा को पानी पिला रहा था तो उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उससे बातें भी कर रहा था। किडनैप होने की वजह से कियारा का न सिर्फ शरीर वीक हो गया था, बल्कि ये मानसिक तनाव भी था। समर उससे बात करके उसे वो सब सोचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय एक गोरा युवक वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर आया। वार्ड में आते ही उसने मिसेस शोभा से कहा, क्या हुआ माँ? किसने आपको परेशान किया? बस आप मुझे बताइए कि वो कौन है। वो आदमी जिसने आपको परेशान किया, मैं उसे अब एक सबक सिखा दूंगा। उसके आते ही कमरा गूंज उठा। वो वार्ड के ठीक बगल वाले नर्सिंग रूम में था और जब उसने अपनी माँ का मैसेज देखा तो वो एक नर्स के साथ एंजॉय कर रहा था, तो उसने पहले देखा उसकी माँ को किसी ने परेशान किया है, तो उसे गुस्सा आया और वो तुरंत वार्ड में आ गया। अपने बेटे को आता देखते ही मिसेस शोभा भी खुश हो गई। उसने समर की तरफ इशारा किया और अपने बेटे से कहा, कार्तिक, ये वो है, इसी ने मेरी इंसल्ट की, तो मैं इससे मेरी इंसल्ट का बदला लेना पड़ेगा और उसे कड़ी सजा भी देनी पड़ेगी। युवक ने अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहा, माँ चिंता मत करो आप, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। और यह कहते हुए वो घमंड के साथ समर की तरफ चल पड़ा। कियारा को पानी पिलाते हुए समर का सिर नीचे झुका हुआ था, इसलिए वो समर का चेहरा देख भी नहीं पाया था। कार्तिक समर के पास जाते हुए बोला, अरे बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इंदौर के 4 यंग मास्टर्स में से एक हूं, यंग मास्टर कार्तिक शर्मा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को परेशान करने की? लगता है तुम अब और जीना नहीं चाहते। उसने अपना सिर ऊपर की ओर उठा रखा था। वह अहंकार के साथ समर को देख रहा था। शर्मा परिवार का उत्तराधिकारी था और इसलिए इंदौर में सभी उसका सम्मान करते थे। फिर भी वो हर इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी माँ को परेशान करे। कार्तिक की बात सुनकर समर की भौहें सिकुड़ गई। उसने ऊपर देखा और कार्तिक को घूरने लगा। जब उसने कार्तिक की तरफ देखा तो कार्तिक का चेहरा एकदम से साफ साफ हो गया। उसका चेहरा देखते ही कार्तिक के चेहरे के भाव बदल गए और उसने हैरान होकर आह भरते हुए कहा, आह, तुम यहाँ कैसे? कार्तिक को समर की असली पहचान का पता
रेड वाइन बैंकेट में चल गया था। पहले जब कार्तिक ईशान मेहरा के साथ था तो भी समर का मजाक उड़ाता था, लेकिन इवेंट के बाद उसे पता चल गया था कि वो समर को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकता। वो उसके परिवार से बहुत ज्यादा पावरफुल था। समर ने कार्तिक की तरफ देखा और भाव शून्य होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मारना चाहते हो? समर को पता था कि वो इंदौर के 4 यंग मास्टर्स में से एक है और ईशान मेहरा जैसा ही है। ईशान तो पहले ही उसके हाथों मर चुका है। अगर कार्तिक भी मरना चाहता है तो उसे उसे भी मारने में कोई आपत्ति थी नहीं। समर की आंखों में ठंडक देखकर कार्तिक तुरंत बदल गया और बोला, अरे नहीं, आपने कुछ गलत सुना, बिल्कुल गलत सुना है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। समर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने मुझे कुछ कहा नहीं तो तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? कार्तिक ने हिचकिचाते हुए कहा, वो वो मैंने तुम्हें यहां आते देखा तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए यहां आ गया था। समर ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब तुम जा सकते हो। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा और तुरंत वहां से मुड़ा और अपनी मां के बिस्तर पर आ गया। वो समर के पास तो गया था घमंड से, लेकिन कमजोर होकर आया था। कार्तिक को वापस आता देखकर मिसेस शोभा ने हैरान होते हुए पूछा, बेटा, तुम तो उस लड़के को सबक सिखाने के लिए गए थे, लेकिन ऐसे ही वापस क्यों आ गए? कार्तिक के चेहरे पर भाव बदल गए थे। उसने धीरे से कहा, मां, उस लड़के का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, हम उसे ऑफेंड नहीं कर सकते। हालांकि उसकी मां समर को जानती नहीं थी, फिर भी वो जानता था कि समर का बैकग्राउंड बहुत जटिल था। अपने बेटे की आंखों में डर देखकर मिसेस शोभा गुस्से में हो गई। उसने धीरे से कहा, कार्तिक, तू अब मेरा बेटा है या नहीं? मैंने तुझे उसे सबक सिखाने के लिए कहा था, पर तू डर रहा है। तू शर्मा परिवार का यंग मास्टर है, तेरा बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं है, तू उसे डर क्यों रहा है? वो अपने बेटे से बहुत नाराज थी। किसी ने उसकी इंसल्ट की, लेकिन उसका अपना बेटा ही उसकी मदद नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि वो युवक किसी अच्छे परिवार से आया हो, उसका बैकग्राउंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर भी वो शर्मा परिवार को ऐसे धमका नहीं सकता था। शोभा अपने दुश्मन को ऐसे तो नहीं जाने देने वाली थी। अगर उसका बेटा उसका बदला नहीं ले सकता तो अपने कजिन भाई को अपना बदला लेने के लिए बुला रही थी। उसका कजिन भाई हेल्थ ब्यूरो का हेड था। उसने सोचा कि वो उसको बुलाएगी और इस युवक को हॉस्पिटल से निकलवा देगी। हॉस्पिटल से निकलते हुए युवक के अदृश्य दृश्य को इमेजिन करके शोभा बहुत उत्साहित हो गई थी। उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने कजिन भाई को मैसेज भेज दिया, वो आकर उसका बदला ले। 1 मिनट बाद उसके कजिन भाई का जवाब आया, वो अभी मीटिंग में है और रात को उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आएगा। शोभा ने अपने मोबाइल की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जब मेरा कजिन भाई आएगा ना, तब मैं तुम लोगों को यहां से बाहर निकलवा दूंगी। ये सोचते हुए उसने समर की तरफ नफरत भरी आंखों से देखा। शोभा के विचारों के बारे में समर को कुछ पता भी नहीं था, न ही उसे उसकी परवाह थी। हेल्थ ब्यूरो जैसी इंस्टीट्यूशन से उसकी नजर में सिर्फ एक मजाक था। वहीं कियारा को जब अपने शरीर में थोड़ी एनर्जी महसूस हुई तो उसने अग्रवाल इंडस्ट्रीज की चिंता करते हुए समर से कहा, बेबी, किडनैप करते समय ईशान ने मेरा फोन तोड़ दिया था। प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए, मैं कंपनी में कॉल करके पूछना चाहती हूँ वहां हो क्या रहा है। कियारा ने तुरंत कंपनी की चिंता की और वो दोनों 2 दिन से कंपनी में नहीं थे, इसलिए उसे लग रहा था कि कंपनी सेक्रेटरी के साथ उसकी एम्प्लॉयज भी परेशान होंगे, इसलिए उसने फोन करना सही समझा। उसकी बात सुनते ही समर ने अपना फोन निकाला और कियारा को दे दिया। कियारा ने तुरंत कंपनी सेक्रेटरी का नंबर डायल किया और कुछ ही देर में उधर से किसी ने फोन उठा लिया और एक सुकून भरी आवाज आई, तुम कौन हो? कियारा ने उसकी बात का जवाब दिया, मैं बोल रही हूँ कियारा, शनाया, मैंने कंपनी की पोजीशन जानने के लिए कॉल किया है। कियारा की आवाज सुनते ही शनाया के इमोशनल होते हुए उसने कहा, ओह शियो कियारा, शुक्र है आपने कॉल किया। 2 दिन से आप ऑफिस नहीं आ रही थी और आपका फोन भी नहीं लग रहा था। फिर हमें आपके किडनैप की फुटेज मिली, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेन कर दी थी। और ये कहते हुए शनाया रोने लगी। सीओ के सेक्रेटरी होने के नाते
उनके बीच बेहद करीबी रिश्ता था। 2 दिन तक जब कियारा गायब रही तो उसने और कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज ने कियारा के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को कॉल किया था, लेकिन फिर भी उनको कुछ पता नहीं चला। और अब कियारा का फोन सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। कियारा ने उसके रोने की आवाज सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शनाया, रो मत, मैं ठीक हूँ। इस समय सिटी हॉस्पिटल में इलाज करा रही हूँ। कियारा जानती थी शनाया के उसके प्रति अच्छा महसूस करती है और इसलिए उसने मुस्कुराकर उसे दिलासा दिया। शनाया उत्सुकता से बोली, सीओ मैम, आप हॉस्पिटल के किस वार्ड में हैं? मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूँ और कंपनी में सभी को ये खुशखबरी बता देती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। कियारा ने उसे रूम नंबर बताते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल के नंबर 3 वीआईपी डबल पेशेंट रूम में हूँ। दूसरी ओर से शनाया बेहद खुश थी। उसने रूम नंबर सुनते ही फोन रख दिया और कियारा से मिलने की तैयारी करने लगी। तभी उधर हॉस्पिटल में उस वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। लगभग 8 लोग अंदर आए। सभी ने आलीशान कपड़े और गोल्ड और महंगी घड़ियां पहनी हुई थी। एक नजर देखकर ही पता चल जाता कि वो लोग अमीर हैं। उनके पास फूल, फल और सबसे महंगे गिफ्ट्स थे। वे तेजी से शोभा की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक मोटी सी औरत ने कहा, मिसेस शोभा, मैंने सुना है कि आप हॉस्पिटल आई थी, खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। एक आदमी ने शोभा को एक गुलदस्ता देते हुए कहा, मिसेस शोभा, मैंने आपके लिए फूल लिया है, उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। एक और लड़के ने धीरे से कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया कि मिसेस शोभा, ये जिनसे का सूप है जो मैं स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ। ये शरीर को न्यूट्रिशन देने में मदद करता है। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर थी। वे शोभा को तरह तरह के गिफ्ट्स दे रहे थे। उन सभी लोगों का बिजनेस भी शर्मा परिवार पर निर्भर था, इसलिए वो शर्मा परिवार की सीनियर मिस्ट्रेस के हॉस्पिटल में होने की खबर सुनकर उसे खुश करने के लिए आ गए थे। उन सभी लोगों को देखकर मिसेस शोभा बेहद खुश हुई। उसने खुश होते हुए कहा, आप सब यहाँ आए, थैंक यू। आप लोगों को देखकर मुझे खुशी हुई। और ये कहते हुए उसने व्यंग्यात्मक नजरों से समर की ओर देखा और कहा, देखो कितने लोग मुझे खुश करना चाहते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है और तुम लोगों से मिलने के लिए भी नहीं आया तुम्हारे लिए कोई। ये कहते हुए मिसेस शोभा ने एक आदमी को इशारा इशारा में समर को परेशान करने के लिए कहा। उस आदमी ने मिसेस शोभा की नजर देखी और समर के पास जाते हुए बोला, हेलो मिस्टर, आप देख नहीं रही यहाँ बहुत सारे लोग हैं। प्लीज अपनी कुर्सी से उठ जाइए और यहाँ बैठने दीजिए। समर ने उस आदमी की तरफ देखा और धीरे से कहा, और मैं ऐसा क्यों करूं? यह आदमी 40 साल का था, साफ चेहरा, और उसने एक रोलेक्स घड़ी पहनी हुई थी जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जाहिर है कि वो कोई अमीर आदमी था, और हालांकि यह आदमी अमीर था पर उसका व्यवहार बहुत घटिया था। उसकी बात सुनकर समर को गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, कुर्सी हॉस्पिटल की है, मैं इस पर आराम से बैठा हूं और तुम लोग होते कौन हो मुझे उठाने के लिए? उस आदमी ने समर की तरफ देखा और कहा, बच्चे, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं और हमारे पास कुर्सियां कम हैं, इसलिए प्लीज यहां से खड़े हो जाओ। समर अब चिढ़ गया था। सामने वाले आदमी ने उसे घिन आ रही थी और उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते? हम्म, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला। आज उसे आखिरकार एहसास हुआ कि बड़े बड़े घराने के लोग किसी की इज्जत नहीं करते, उन्हें बस अपनी ही परवाह होती है। मिसेस शोभा भी ऐसी ही थी और वह 1.5 उम्र का आदमी भी ऐसा ही था। उस मोटे ने गुस्से से उसको देखा और कहा, बच्चे, मैंने तुम्हें प्यार से कहा है कि कुर्सी दे दो, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देख मैं क्या करता हूं। उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और जबरदस्ती समर से कुर्सी छीनने की कोशिश करने लगा। समर ने अपने दाहिने हाथ से उस आदमी के सेंसिटिव पार्ट को थाम लिया, थोड़ा दबाव डाला और जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। समर ने गुस्से में कहा, भाड़ में जाओ, अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ देता। थोड़ा जोर लगाकर समर ने उस आदमी को कुछ मीटर दूर धकेल दिया। उस आदमी ने अपनी हथेली पकड़ ली। उसकी त्वचा सूज गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने समर को घृणा से देखा और शोभा के पास वापस आ गया।
मिसेस शोभा ने उस आदमी को वापस आते देखा और पूछा, अभिनव क्या हुआ, क्या तुम हार गए? वो आदमी अभिनव डोगरा था, शर्मा इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर, मिसेस शोभा का सबसे वफादार सब ऑर्डिनेट भी। डर से अभिनव का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, जी मैडम, वो युवक बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो शायद एक मार्शल आर्ट फाइटर है। उसका इरादा मिसेस शोभा के ऑर्डर पर कुर्सी छीनने का था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा कि वो डर जाएगा या हार जाएगा। शोभा ने उस आदमी से कहा, अभिनव चिंता मत करो, बाहर जाने के बाद उसको सबक सिखाने के लिए कुछ लोगों का इंतजाम करना। अभिनव ने समर की तरफ घृणा से देखा और धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए मालकिन, हॉस्पिटल से बाहर जाने के बाद मैं उसे सबक सिखाने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा। समर की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। उसने उनकी सारी बातचीत सुन ली, लेकिन उसे कोई परवाह थी नहीं। अगर इस आदमी ने वाकई में उसे दोबारा परेशान करने की हिम्मत की तो उसके पैर तो जरूर तोड़ेगा। तभी अभिनव की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसने मिसेस शोभा से कहा, अरे अरे हाँ मालकिन, आपको एक बात बतानी थी। अभी अभी मैंने सुना है कि मेहरा परिवार का सफाया हो गया। उनका हेड, बेटा बेटी, उनके सारे बॉडीगार्ड्स मर गए। किसी ने उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया है। शोभा ने हैरान होते हुए कहा, अभिनव, तुम किस मेहरा परिवार की बात कर रहे हो? अभिनव ने कहा, मालकिन, वही मेहरा परिवार जिसकी ताकत हमारे जितनी थी, 4 बड़े परिवारों में से एक। उसकी बात सुनकर मिसेस शोभा के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में भी दहशत छा गई। उसने हैरान होते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? मेरा परिवार इंदौर शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक था, जो बहुत स्ट्रोंग था। कोई उनको ऐसे कैसे मार सकता है? मेहरा परिवार जो इंदौर शहर के 4 बड़े परिवारों में से सबका हेड था, और उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। शर्मा परिवार से भी ज्यादा पावरफुल थे। संपत्ति भी 1 अरब से ज्यादा की थी। उनके जैसा बड़ा परिवार इतनी आसानी से खत्म कैसे हो गया था, यही सोच सोचकर शोभा डर रही थी। मिसेस शोभा की भौहें तन गई। उसको अभी भी संदेह हो रहा था, इसलिए उसने पूछा, अभिनव, मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं हो रहा। अभिनव ने धीरे से कहा, मालकिन, ये बात सच है। मेरा परिवार सच में खत्म हो गया। और मालकिन, सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब सिर्फ एक आदमी ने किया है। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था। शर्मा इंडस्ट्रीज का जनरल मैनेजर होने के नाते वो जानता था कि मेहरा परिवार कितना स्ट्रांग था, लेकिन अब जब मेहरा ही खत्म हो गया है तो उसे चिंता तो होनी ही थी। अगर वो मिस्टीरियस युवक मेहरा परिवार को खत्म कर सकता है तो बेशक शर्मा परिवार तो उसके लिए कुछ भी नहीं। ये सोच सोचकर उसको डर लग रहा था। तभी वहां खड़े एक और आदमी ने धीरे से कहा, मालकिन, अभिनव भाव ने जो कहा है वो सच है। मैंने अभी अभी किसी और से सुना था कि मेहरा परिवार खत्म हो गया है। अफवाहों के मुताबिक ये सब किसी मिस्टीरियस युवक ने किया है। एक और ने उसकी बात की सहमति जताते हुए कहा, हाँ मालकिन, मेरे बॉस भी आपसे मिलने आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक खबर सुनी तो वो उस युवक के बारे में पता लगाने के लिए चले गए। एक और ने कहा, यस मालकिन, हमारे आने से पहले हमारे बॉस ने कहा था अगर उस युवक की पहचान हो जाए तो उसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और कभी भी उसको ऑफेंड करने की गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो एक शैतान है, अगर वो नाराज हो गया तो हमारे परिवार को खत्म कर देगा। जो लोग अभी अभी आए थे उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और मिसेस शोभा को खबर बता रहे थे। सभी शर्मा परिवार के वंशज थे। सभी वेल्दी और अपर क्लास के लोग थे। शहर के बड़े परिवारों के हर कदम पर वो नजर रखते थे। उनकी बातें सुनकर शोभा बहुत डर गई थी। अगर शोभा को पता होता कि समर ही वो मिस्टीरियस आदमी है जिसने मेहरा परिवार का नाश कर दिया, तो वह डर के मारे मर जाती, जो उसने अभी भी उसको ऑफेंड करने की कोशिश की थी। वही उनकी सबकी बातें सुनकर समर मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी, और ये लोग तो उससे पहले ही राक्षस समझ रहे थे। अगर ईशान मेहरा ने कियारा का किडनैप न किया होता तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी न की होती तो समर उसे नहीं मारता। वो साथ में ये भी सोच रहा था कि टाइगर किंग, पैंथर किंग और रेड किंग के मरने से अंडरवर्ल्ड में उथल पुथल मच गई होगी और नए किंग्स के चुनाव के लिए युद्ध छिड़ गया होगा। चारों तरफ खून खराबा हो रहा होगा। तभी कियारा ने हल्की करवट ली, जिससे समर का ध्यान उसकी तरफ हो गया। उसने कियारा के सिर को सहलाते हुए कहा, क्या अब तुम ठीक हो डार्लिंग?
बॉडी में कुछ एनर्जी महसूस हो रही है नहीं? कियारा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे अब कुछ अच्छा लग रहा है जान। साथ में थोड़ी भूख भी लगी है। न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन की 2 बोतलों से कियारा का चेहरा खिल उठा था। अब वो तेज ज्यादा एक्टिव लग रही थी, और लेकिन उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। उसे भूख लग गई थी। उसके बाद सुनकर समर को अंदर ही अंदर दुख होया। उसने सोचा कि ये सब उसकी गलती थी। वो अभी तक कुछ लेकर क्यों नहीं आया। उसने कियारा के माथे पर हल्के से हाथ फिराते हुए कहा, हाँ जानू, वैसे भी लंच का टाइम हो गया। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहते वो कियारा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय एक खूबसूरत लड़की ने दरवाजा खोला। उसका नाम शनाया था। वो कियारा की सेक्रेटरी थी और समर उससे पहले कई बार मिल चुका था, लेकिन समर ने उससे कभी बात नहीं की थी। शनाया हाथ में एक फूल का गुलदस्ता पकड़े हुई थी और वो कियारा से मिलने आ रही थी। बेशक वो अकेली नहीं थी। सेल्स डायरेक्टर इरा, फाइनेंस डायरेक्टर साक्षी, सिक्योरिटी डायरेक्टर रोहन और सेल्स मैनेजर प्राची ठीक उसके पीछे ही आ रहे थे। वह सभी दूध, फल, जिनसेंग जैसे गिफ्ट लेकर आए थे। वो कियारा को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो सभी कियारा के लिए काम करने वाले सीनियर एम्प्लॉय थे। कियारा के साथ उनके अच्छे कनेक्शन भी थे। जैसे उन्हें पता चला कि कियारा हॉस्पिटल में है, तो वो उसके लिए आ गए और अंदर आते ही उन्होंने कहा, हेलो सीयू मैम, कैसे हैं आप? कियारा मुस्कुराई और उसने उन लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जब उसने देखा कि इतने सारे लोग उससे मिलने आए हैं तो भावुक हो गई थी। तभी प्राची की नजर समर पर पड़ी। समर को देखकर वो हैरान हो गई और उसने हैरान होते हुए पूछा, समर, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सभी कियारा को लेकर इतने खुश थे, उनका ध्यान समर पर गया ही नहीं। उन सभी ने समर को तब देखा जब प्राची ने उसे पुकारा। तभी समर ने प्राची की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ अपनी पत्नी की देखभाल कर रहा हूँ। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है? समर के मुंह से पत्नी शब्द सुनकर प्राची ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारी पत्नी? तुम किसे अपनी पत्नी कह रहे हो? समर ने कियारा की ओर इशारा करते हुए कहा, कियारा मेरी पत्नी है प्राची। उसकी बात सुनकर वहां सभी खड़े लोग हैरान हो गए, खासकर प्राची। वो इतनी हैरान थी कि उसका मुंह खुला रह गया। उसे लगा कि यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका इस बात पर विश्वास नहीं था। कियारा अग्रवाल इंडस्ट्रीज की सीईओ और इंदौर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो समर जैसे मामूली सेल्स पर्सन के साथ शादी कैसे कर सकती थी? प्राची के साथ साथ इरा, शनाया और साक्षी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर उनकी अपनी राय थी। शनाया की भौहें तन गई। उसकी आंखों में गुस्से का एक हल्का सा भाव था और उसने समर को डांटते हुए कहा, समर, तुम तो सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ एक सेल्स पर्सन हो। अपनी बातों और कामों पर ध्यान दो। शिव मैडम तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? शनाया बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे लगा कि समर उनके सीईओ की इंसल्ट कर रहा है। वो जानती थी कि उनकी सीईओ लंबे समय से सिंगल है, फिर भी वो इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती थी? समर ने कियारा की ओर इशारा किया और शनाया से कहा, कियारा सच में मेरी पत्नी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम उसे पूछ सकती हो। समर की बातें सुनकर शनाया ने कियारा से पूछा, सीओ मैम, क्या समर सच कह रहे हैं? कियारा ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दोनों की शादी हो गई है। इस किडनैप के बाद कियारा ने फैसला कर लिया था। वो समर और अपने रिश्ते को जग जाहिर कर देगी। वो सबको बताना चाहती थी कि समर से पहले ही उसकी शादी हो चुकी है। शनाया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें उलझन से भर गई थी। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन सीओ मैम, मैंने तो कभी किसी मैरिज सेरेमनी के बारे में नहीं सुना। शनाया की बातें सुनकर कियारा शर्मा गई। उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। उसे शुरू में समर पसंद नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ सिंपल कोर्ट मैरिज की थी। मैरिज सेरेमनी तो हुई ही नहीं थी। कियारा की शादी के बारे में सिर्फ उसके माता पिता और समर के चाचा ही जानते थे। बाकी किसी को इसके बारे में पता था नहीं। इसलिए स्वाभाविक था कि शनाया को यकीन हो नहीं रहा था। कियारा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, शनाया, मैं एक कंपनी की रेप्यूटेड सीईओ हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शादी के बारे में मजाक करूंगी?
शनाया ने धीरे से कहा, सीओ मैम, यह आपकी रेपुटेशन का सवाल है। बेशक आप इस बारे में झूठ नहीं बोलेंगी। कियारा मुस्कुराई और सबको थोड़ा सा समझाते हुए बोली, देखो मैं समर की पत्नी हूं। हमें पहले समय नहीं मिला था, इसलिए हमने सिर्फ सिंपल कोर्ट मैरिज कर ली थी। कियारा की बात सुनकर सभी को पता चल गया कि सच है कि कियारा की शादी समर से हुई थी, क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाकर मजाक नहीं करेगी। शनाया को जब एहसास हुआ कि समर सच में कियारा का पति है, तो उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, मैंने सीओ के पति को डांट दिया। शनाया तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपने व्यवहार पर डर भी लगने लगा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि समर सच कह रहा है। सीओ कियारा असल में उसकी पत्नी है, इसलिए उसने डांट दिया था, और कहीं सीओ कियारा उससे नाराज तो नहीं हो गई होगी। शनाया ने कियारा को ध्यान से देखा, और कियारा और समर दोनों ही नाराज नहीं थे। उसका उदास मन आखिरकार शांत हो गया था। दरअसल समर को शनाया की बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी शनाया की जगह होता तो उसके लिए बात बड़ी बात थी। इसलिए वो भी शनाया से बिल्कुल गुस्सा नहीं था। तभी रोहन ने समर की तरफ प्रशंसा से देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा, समर, तुमने तो कमाल कर दिया यार। तुमने वाकई सीओ को सफलतापूर्वक पा ही लिया। उसे अच्छी तरह वो दिन याद था, समर के साथ जब वो इंटरव्यू देने आया था। रोहन ने कभी सोचा नहीं था कि समर 1 महीने से कम समय में सीओ से शादी कर लेगा, और उसे समर पर गर्व हो रहा था। वहीं प्राची ने मुट्ठी भींच ली। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, सीओ मैडम समर की पत्नी हैं। उसे लग रहा था कि समर बकवास कर रहा है, लेकिन जब सीओ ने भी मान लिया कि समर की पत्नी है, तो उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर भी करवा ली है, तो सुनकर उसे दुख हो रहा था। वो समर को पसंद करती थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था, और तो और उसकी पत्नी सीओ थी, और सीओ उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और काबिल भी थी। प्राची को लगा कि वो हर मामले में कियारा की तुलना नहीं कर सकती। वह बहुत दुखी हो रही थी। दरअसल सिर्फ प्राची ही उदास नहीं थी, इरा का चेहरा भी पीला पड़ गया था, और वो भी परेशान थी। अगर समर की पत्नी कोई और होती तो इरा को भरोसा था कि वो उसे मना लेती, लेकिन वो जानती थी कि सीओ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंदौर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पूरे इंदौर शहर में कियारा से तुलना करने वाला एकमात्र लड़की थी, वो पायल ही थी। एक पल के लिए पूरा कमरा खबर सुनकर स्तब्ध रह गया। कियारा समर की पत्नी, और कमरे में सन्नाटा हो गया। समर उस गमगीन माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, शनाया, प्लीज अपने सीओ मैडम का ध्यान रखना। मैं उनके लिए कैफेटेरिया से कुछ खाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। और ये कहते हुए वार्ड से बाहर चला गया। वहीं कियारा को प्राची और इरा दोनों लड़कियों को परेशान होते देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। जाहिर है कियारा को प्राची और इरा के परेशान होने का कारण नहीं पता था। उसने सोचा कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। वहीं समर ने वार्ड से बाहर निकलकर एक गहरी सांस ली और फूड कोर्ट की ओर चल दिया। इस हॉस्पिटल में वो पहली बार आया था, इसलिए काफी देर ढूंढने के बाद उसे कैफेटेरिया मिला नहीं। तभी उसके पीछे से एक हैरानी भरी आवाज आई, समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। समर को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने जब अपना सिर घुमाया तो देखा वह पीछे पुलिस की ड्रेस पहने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। यह लड़की इंस्पेक्टर जिया शेखावत थी। जिया ने शर्माते हुए पूछा, अरे समर, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? उसके चेहरे पर घबराहट आ गई थी। जब से वो समर को डिनर पर ले गई थी, अपने पिता को उसने कहा कि समर उसका बॉयफ्रेंड है, तब से उसके मन में समर के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई थी। समर ने जिया को पहले कभी शर्माते हुए नहीं देखा। वो हमेशा बहुत गुस्से में रहती थी। आज पहली बार भी वो उसे शर्माता हुआ देख रहा था। समर ने जिया की तरफ देखते हुए कहा, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ। और ये बात सुनकर जिया को झटका लगा। उसने हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी पत्नी? मतलब तुम शादीशुदा हो? जिया की आंखों में अविश्वास के भाव थे। प्राची की तरह उसे भी यकीन नहीं हो रहा था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, और कियारा अग्रवाल मेरी पत्नी है।
जब वो जिया को देखता तो उसके साथ फ्लर्ट करता, लेकिन अब उसका पूरा ध्यान कियारा पर था। जिया ने सिर हिलाते हुए कहा, समर झूठ बोलना बंद करो। कियारा अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ है। वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी बातों पर। अगर समर कहता कि उसकी पत्नी कोई मामूली लड़की है तो भी जिया उसकी बातों पर यकीन कर लेती, लेकिन वो तो कियारा को अपनी पत्नी कह रहा था और ये तो सरासर शक की बगारना ही था। जिया ने कियारा को पहले भी देखा था। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ भी थी। सिर्फ परियों की कहानियों में ही किसी कंपनी का सीईओ किसी सेल्स पर्सन से शादी कर सकता था। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं। वो जानता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन कर भी नहीं सकता। तभी जिया से उसने आगे पूछा, अरे हाँ, क्या तुम्हें पता है हॉस्पिटल का कैफेटेरिया कहाँ है? जिया ने कहा, फूड कोर्ट बेसमेंट के पहले फ्लोर पर है। मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। ये कहते वो आगे आगे चल दी। फूड कोर्ट में 3 सेक्शन थे, मैनेजर सेक्शन, डॉक्टर सेक्शन और पेशेंट सेक्शन। कियारा ने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसका पेट खाली था और इसलिए नूडल्स और चावल जैसा हैवी खाना नहीं खा सकती थी। वो केवल दलिया जैसा आसानी से पचने वाला खाना खा सकती थी। समर ने एक दलिया का छोटा कटोरा और एक छोटा सा चम्मच खरीदा। फिर वो जिया के साथ वार्ड की ओर चल दिया। समर ने चलते हुए जिया से पूछा, वैसे जिया, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? जिया ने कहा, मैं यहाँ दादा धर्मेंद्र ठाकुर जी से मिलने आई हूँ। वो बहुत बीमार हैं और इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। समर ने कहा, ओह। समर ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जिया के दादा धर्मेंद्र ठाकुर को जानता नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी जिया को अचानक याद आया, समर तो एक माहिर डॉक्टर है। उसने धीरे से कहा, अरे हाँ समर, तुम तो बहुत माहिर डॉक्टर हो ना। क्या तुम दादा धर्मेंद्र ठाकुर का चेकअप कर सकते हो एक बार? वो जानती थी कि समर के स्किल्स का अच्छा है और वो समर को होटल में उसकी भाभी को बांझपन की बीमारी भी इलाज कर दिया था। समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उन्हें क्या बीमारी है? जिया ने कहा, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर कह रहे हैं उनका इलाज संभव नहीं है और उन्हें सिर्फ वेंटिलेटर पर जिंदा रखा जा सकता है। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कियारा को खाना खिलाने के बाद तुम्हारे साथ जाकर चेकअप करा आता हूँ। उसके बाद सुनते ही जिया खुश हो गई। उसने सिर हाँ में हिलाया और कहा, ठीक है। उसके बाद वो दोनों वार्ड नंबर 3 में पहुंचे। समर ने दरवाजा खोला और जिया उसके पीछे अंदर आ गई। कियारा को बिस्तर पर देखकर जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कियारा हॉस्पिटल में भर्ती होगी। तभी समर कियारा के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, हनी, लो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। ये कहते हुए उसने कियारा को बैठने में मदद की और उसे दलिया खिलाना शुरू कर दिया। कियारा ने एक एक घूंट लिया तो दलिया बहुत गर्म था और उसने कहा, जहां दलिया बहुत गर्म है। समर ने उसका सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ठंडा कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने पहले चम्मच में रखे दलिया को ठंडा करने के लिए फूंक मारी। वो ये सब कुछ बड़ी सावधानी से कर रहा था, मानो वो किसी बच्चे को खाना खिला रहा हो। औरतें जो मौजूद थी उस कमरे में सभी जलन महसूस कर रही थी। जिया के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने मन ही मन हैरान होते हुए कहा, जानू डियर। जिस तरह से वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सबको पता चल गया था कि वो दोनों पति पत्नी ही हैं। समर की बात सच थी। कियारा उसकी पत्नी थी और जिया बहुत उदास थी। प्राची की तरह वो बहुत उदास थी, ना जाने क्यों। जिया के मन में अचानक एक विचार आया, काश मैं कियारा होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन अगले ही पल उसका ये विचार छटक गया। उसने सोचा, नहीं नहीं जिया, तुम इंस्पेक्टर हो, तुम्हारे मन में ऐसा विचार कैसे आ सकता है? कियारा को खाना खिलाने के बाद समर ने उससे कहा, जान अभी तुम आराम करो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मैं जल्द वापस आता हूँ। कियारा ने मनमोहक आवाज के साथ कहा, ठीक है जान, जाइए, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आइएगा। समर ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और जिया से वार्ड से बाहर निकल गया। चलते समय जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, दादा धर्मेंद्र ठाकुर जी नंबर एक वीआईपी वार्ड में है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जब वो दोनों वहां जा रहे थे तब उसको 2 सितारों जैसी चमकती आंखें दिखाई दी।
उन आंखों में वैसा ही जलन था जैसा प्राची, इरा और जिया की आंखों में था। समर को पता था कि वो उसको छुप छुप कर देख रही है, लेकिन वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वहीं समर जिया की बात सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मोनिशा ने कहा था कि वीआईपी वार्ड में एक अधिकारी रहता है। उसे अब पता चला कि वो व्यक्ति मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर था। मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर नंबर 1 वीआईपी वार्ड में रह सकते थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। थोड़ी देर बाद दोनों वीआईपी वार्ड नंबर 1 में पहुंच गए। वार्ड के बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसकी भौहें मजबूत और आंखें बड़ी थी और मुद्रा भी उसकी अच्छी ही थी। वो एक जबरदस्त फाइटर लग रहा था। उस अधेड़ उम्र के आदमी का नाम अरविंद था। वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का सिपाही था और बॉडीगार्ड था। उसका काम कमरे के अंदर मरीजों की सुरक्षा करना था। अधेड़ उम्र के आदमी ने समर को रोकते हुए पूछा, जिया, ये जेंटलमैन कौन है? जिया ने अधेड़ उम्र के आदमी से कहा, अरविंद अंकल, ये मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर का इलाज करने आए हैं। प्लीज उन्हें अंदर आने दीजिए। जिया की बात सुनकर अरविंद की भौहें तन गई। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक आ गई। उसने जिया से कहा, जिया, मिस्टर धर्मेंद्र तुम्हें बहुत लाड प्यार करते हैं। तुम उनका इलाज करने के लिए किसी भी अनजान आदमी को कैसे ला सकती हो? अरविंद की आवाज में नाराजगी थी। उसे लगा कि जिया ने बहुत जल्दबाजी में यह कदम उठाया। यह लड़का 20 साल का लग रहा था और उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास ऐसी स्किल कैसे हो सकती थी? सभी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर थे 50-60 साल के होते थे। कुछ तो 70 और 80 के भी पहुंच जाते थे। समर जैसा नौजवान इन डॉक्टर्स के लिए बस एक हेल्पर हो सकता था। इसके अलावा मिस्टर धर्मेंद्र एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले इंपोर्टेंट आदमी थे। अगर समर के इलाज के समय कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? जिया ने जब देखा अरविंद को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, तो वो थोड़ी चिंतित हो गई। उसने चिंतित होते हुए कहा, अरविंद अंकल, मेरी बात पर यकीन कीजिए। समर बहुत ही स्किल्ड डॉक्टर है। हो सकता है कि वो दादा धर्मेंद्र का इलाज कर दें। अरविंद ने धीरे से कहा, जिया, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मामला बहुत गंभीर है, मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। उसे अभी भी समर पर पूरा विश्वास था नहीं। जिया ने मुस्कुराते हुए समर को वार्ड में ले जाते हुए कहा, अरविंद अंकल, निश्चिंत हो जाइए, समर बहुत स्किल डॉक्टर है। वो दादा धर्मेंद्र जी को जरूर ठीक कर देंगे। उस समय वार्ड के अंदर बहुत लोग थे। एक छोटे बालों वाले युवक ने नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ ली और जब उसने देखा जिया एक अजनबी को वार्ड में ले आई है, उसने कहा, जिया, मेरे दादाजी बीमार है और तुम एक अजनबी को यहाँ कैसे ले आ रही? उस युवक का नाम मानव था और जो मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर का पोता था। वो विदेश में पढ़ता था, लेकिन अपने दादा की बीमारी की बात सुनकर वो वहां से वापस आ गया था। जिया ने समर की ओर इशारा किया और कहा, मानव ये एक डॉक्टर है जिसे मैं दादा धर्मेंद्र के इलाज करने के लिए लेकर आई हूँ। मानव ने घृणा भरी नजरों से समर को देखते हुए कहा, जिया, क्या तुम पागल हो? दादा का इलाज करने के लिए इतने कम उम्र के लड़के को कैसे लेकर आ सकती हो? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी मेडिकल की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई और तुम उसे डॉक्टर कह रही हो। जरूर ये कोई धोखेबाज है जो तुम्हें पागल बना रहा है। उसकी बात सुनकर जिया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, मानव, अपनी जुबान पर लगाम दो। ये कोई धोखेबाज नहीं है। ये एक ईश्वरीय डॉक्टर है जिसे मैंने बुलाया है। जिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो समर को दादा धर्मेंद्र के इलाज के लिए लेकर आई थी और मानव ने समर को धोखेबाज कहने की हिम्मत कैसे की? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक कहा, जिया, मानव सही कह रहा है। स्किल डॉक्टर सभी 40 और 50 साल के होते हैं। वो युवक तो 20 साल का लग रहा है। इसमें क्या मेडिकल स्किल होगी? वो अधेड़ उम्र का आदमी प्रभाकर था। वो भी मिस्टर धर्मेंद्र ठाकुर का बेटा था, मानव का पिता। बेशक प्रभाकर इंदौर शहर का मेयर भी था। कोई भी इंसान समर पर भरोसा नहीं कर रहा था। अब क्या करेगा समर? क्योंकि समर को भी गुस्सा आ रहा था। वो इलाज के लिए यहाँ रुकेगा या फिर वहां से चला जाएगा? क्या जिया उसे रोक पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और दोस्तों, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब जरूर देकर जाइएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें।